मुंबई में रात के 2 बजे, जहां पर इस वक्त सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डांस बार में आकृति अपने दोस्तों के साथ ग्रैंड पार्टी कर रही थी। आकृति ने इस पार्टी में खूब जमकर ड्रिंक की थी। यह पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी, बल्कि इसमें तो बड़े बड़े मॉडल और एक्टर भी मौजूद थे, जो कि आकृति के बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे। सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। तभी आकृति के फोन पर समीर का एक कॉल आता है। वह समीर का कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से, बेबी सॉरी, मैं काम में बिजी हो चुका था, इसी वजह से पार्टी में नहीं आ पाया। तुम गुस्सा मत करना, वैसे भी कल हमारी शादी है, मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। यह सुनते ही आकृति, ठीक है समीर, तुम्हें जैसा ठीक लगे। वैसे भी मैं पार्टी से निकलने वाली हूँ, मुझे भी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल कल हमारी शादी है। दोनों एक दूसरे से बात करने के बाद फोन रख देते हैं। आकृति समीर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और ना ही वह समीर के खिलाफ किसी से सुनना कुछ पसंद करती थी। लेकिन आकृति को यह बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि कल से उसकी जिंदगी पूरी बदलने वाली है। आकृति सुबह जल्दी उठकर जैसे ही मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाती है और समीर का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी समीर आकृति को फोन करके कुछ ऐसी बात कहता है जिसे सुनने के बाद आकृति की आंखों में जहां बेपनाह समीर के लिए प्यार था, आज उसी आंखों में बेपनाह नफरत नजर आ जाती है। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे, लेकिन तभी दूसरी तरफ उसे एक आवाज आती है। एक शख्स गुस्से भरी आवाज में, कैसे भी करके किसी लड़की का अरेंज करो, मुझे आज के आज ही शादी करनी है। तभी आकृति बिना देरी के उस शख्स की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और अगले ही पल आकृति और वह शख्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर जाकर शादी कर लेते हैं। आखिर आकृति ने ऐसा कदम क्यों उठाया था? उसने अपने इतने सालों के प्यार को आखिर क्यों छोड़ दिया? उसके लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आकृति खुराना, जो कि इंटरटेनमेंट दुनिया की सबसे बड़ी मशहूर मॉडल थी, उसकी खूबसूरत सुंदरता देखकर हर कोई दीवाना हो जाता था। आकृति खुराना के साथ साथ बड़ी कंपनियां काम करने के लिए तड़पती थी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती थी, लेकिन वह फिर भी गिने चुने लोगों के साथ ही अपना काम करना पसंद करती थी। आकृति बहुत ही सिंपल और प्यारी सी लड़की थी। एक दिन आकृति एक अवार्ड शो में गई थी, जहां पर उसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उस शो में बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे, फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर, मॉडल। लेकिन उन्हीं में से ही आकृति की मुलाकात समीर मेहरा से हो जाती है। समीर दिखने में बेहद स्मार्ट। आकृति और समीर की मुलाकात इस शो से होती है, लेकिन उसके बाद दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लग जाती है। समीर आकृति को खुश करने के लिए उसकी केयर करता है, जिससे कि आकृति को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि आकृति की लाइफ में उसके मॉम डैड तो थे, लेकिन वह दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते थे। आकृति को बहुत बार अकेलापन भी महसूस होता था, लेकिन समीर के आ जाने से वह अकेलापन धीरे धीरे गायब होने लगा था। आकृति अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़के से मोहब्बत की थी, लेकिन वह मोहब्बत धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी। आकृति अब एक पल भी समीर के बिना नहीं रह पाती थी। आकृति जब दूसरी जगह शूट पर जाती थी, तब भी वह समीर को बहुत कॉल करती थी, क्योंकि समीर ने ही आकृति को अपने प्यार में इतना पागल कर दिया था। समीर ने एक कंपनी खोली थी, लेकिन वह ठीक से नहीं चल पा रही थी। तब एक दिन समीर आकृति के सामने बैठकर चेहरा उदास लिए, जिसे देखकर आकृति पूछती है, क्या हुआ है, उदास क्यों हो? तभी समीर, बैंक से करोड़ों रुपए लगा दिए हैं इस कंपनी को चलाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी मुनाफा नहीं हुआ, बल्कि कंपनी लॉस में जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे जल्द ही कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तभी आकृति बिना देरी के समीर का हाथ पकड़ते हुए, बस इतनी सी बात है, आज से मैं तुम्हारी कंपनी में साथ काम करूंगी। ये सुनते ही समीर, लेकिन तुमने तो कहीं और जगह कॉन्ट्रैक्ट किया है ना? तभी आकृति, हाँ, लेकिन छोड़ो वो सारी बातें, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कंपनी में ही काम करूंगी। किसी भी कंपनी को जरूरत होगी तो वह तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। इसके बाद देखना तुम्हारा जल्द ही काम आगे बढ़ेगा और तुम्हारी कंपनी का नाम भी आएगा। इसे सुनते ही समीर खुशी से आकृति को गले लगा लेता है और अगले ही पल वह आकृति के होठों पर अपने होठ टिका देता है। धीरे धीरे आकृति भी समीर में समाने लगती है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला है। उस दिन के बाद से आकृति ने सब बड़ी कंपनियों के ऑफर भी ठुकरा दिए थे। धीरे धीरे सबको मालूम हो चुका था कि आकृति सिर्फ और सिर्फ समीर की कंपनी में काम करती है, और ये बात आकृति ने खुद मीडिया में भी अनाउंस करवा दी थी। अब आकृति दिन रात समीर के साथ ही उसकी कंपनी में काम करना शुरू कर देती है
आकृति के आ जाने से धीरे धीरे समीर की कंपनी को फायदा होने लगता है। समीर की कंपनी में ज्यादातर लड़कियां ही शामिल थी और उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की थी जिसका नाम सिया था। सिया भी दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन एक वो मॉडल बनना चाहती थी और यह बात समीर अच्छे से जानता था। जब आकृति शूट पर बिजी रहती थी तो समीर सिया को विश्वास दिलाते हुए, मैं तुम्हें जल्द ही मॉडल बनाऊंगा, तुम देखना तुम्हारा कितना नाम होगा और तुम्हें हर जगह से काम मिलेगा। तभी सिया, लेकिन उस आकृति के यहाँ होने पर मुझे तो कोई काम नहीं मिल सकता, हर तरफ तो उसकी ही डिमांड रहती है, मुझे कोई जानता भी नहीं है। तभी समीर बिना देरी किए सिया के होठों पर अपने होठ टिका देता है और धीरे से उसके होठों पर फुसफुसाते हुए, डार्लिंग तुम उसकी चिंता क्यों करती हो, आकृति मेरे प्यार में पूरी तरह पागल है। अगर मैं उसे बोल दूंगा कि तुम्हें इस कंपनी के साथ काम नहीं करना तो वह नहीं करेगी और मैं उसकी जगह तुम्हें भेज दिया करूंगा। ये सुनते ही सिया, तुम हमेशा मुझे यही कहते हो और यही कहते कहते कम से कम 6 महीने गुजर चुके हैं और हमेशा मुझे छुप छुप कर तुम मिलते हो। तुम्हारी वह आकृति जब आती है तब तुम उसके सामने प्यार भरी बातें करते हो जो मुझसे देखा नहीं जाता। किसी दिन मुझे गुस्सा आया तो देखना मैं उस आकृति को सब कुछ बता दूंगी। ये सुनते ही समीर, अरे मेरी डार्लिंग शांत हो जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। अभी आकृति के जरिए से तो मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी हमें थोड़ा वक्त चाहिए। उस दिन के बाद से आकृति दिन रात शूट में बिजी रहती थी। वह जब भी समीर से संडे की छुट्टी मांगती तभी समीर, डार्लिंग अगर एक दिन की भी छुट्टी करोगी तो काम पीछे हो जाएगा, हमें जल्द से जल्द कंपनी को आगे बढ़ाना है और उसके बाद हम दोनों को शादी भी तो करनी है। जिसे सुनने के बाद आकृति समीर के कहने पर दिन रात मेहनत करने लगती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद समीर उससे शादी कर लेगा और वह खुशी खुशी समीर के साथ अपनी जिंदगी बताएगी। लेकिन वह गलत थी। इसी तरीके से आकृति उस कंपनी में काम करते हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। इन 10 सालों में आकृति ने समीर की कंपनी को बहुत आगे तक पहुंचा दिया था, लेकिन लगातार बैक टू बैक शूट करने की वजह से अब आकृति की जो कंडीशन थी, जो हेल्थ थी, वह काफी वीक हो चुकी थी। अब वह धीरे धीरे बीमार रहने लगी थी। आकृति की जो क्लोज फ्रेंड थी वह अक्सर उसे समझाया करती थी कि समीर तेरे लायक नहीं है, वह तेरा इस्तेमाल करता है। लेकिन आकृति की आंखों पर इस वक्त प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। वह सिर्फ और सिर्फ समीर पर विश्वास करती थी। एक दिन आकृति समीर पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि समीर उससे पिछले 15 दिनों से मिलने के लिए नहीं आया था। तभी वह गुस्से भरी आवाज में समीर को फोन करते हुए, समीर क्या तुम्हें टाइम नहीं मिलता मेरे लिए, हर वक्त काम। ये सुनते ही समीर, नहीं डार्लिंग ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना कंपनी को हमें बहुत आगे तक लेकर जाना है। ये सुनते ही आकृति, अब बस भी करो समीर, पिछले 10 सालों में मैं लगातार काम करी हूँ, मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, हर तरफ सब लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कब शादी करी हूँ। अब तुम बताओ मुझसे शादी कब करोगे। फिर से कंपनी की बात अब मत करना क्योंकि कंपनी को बहुत प्रॉफिट भी हो चुका है और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इन बातों को सुनने के बाद समीर, डार्लिंग एक कंपनी से बात हुई है, उनका कहना है कि वह अपनी कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहते हैं, इसलिए बस इसको खत्म कर लो, उसके बाद हम शादी करेंगे। ये सुनते ही आकृति गुस्से भरी आवाज में, नहीं, पहले शादी और उसके बाद ही हम कोई काम करेंगे, वैसे भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो। समीर को भी समझ में आ चुका था कि आकृति अब और इंतजार नहीं करेगी। तभी समीर, ठीक है हम 2 दिन बाद ही शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले कल तुम्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने पड़ेंगे। हमारी शादी के बाद बैक टू बैक तुम्हारे काफी सारे शूट भी हैं। ये सुनते ही आकृति, ओके ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उस दिन के बाद से आकृति बेहद खुश थी। इसी वजह से उसने शादी से एक दिन पहले एक ग्रैंड पार्टी अनाउंस की थी जिसमें उसके बहुत सारे फ्रेंड शामिल थे। लेकिन उन्हीं फ्रेंड में से उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम माया था। माया आकृति को देखते हुए, तू शादी करी है, मैं इस बात से खुश हूँ, लेकिन मैं फिर बोलूंगी कि समीर तेरे लायक नहीं है। ये सुनते ही आकृति, यार अब बस भी कर, कल मेरी शादी है और तू फिर आज फिर से शुरू हो गई। माया को भी समझ में आ चुका था कि आकृति उसकी बातों को बिल्कुल भी समझेगी नहीं, इसी वजह से इस बात को छोड़ देती है। इधर आकृति अपने फ्रेंड के साथ खूब पार्टी एंजॉय करी थी, लेकिन दूसरी तरफ समीर अपने फार्म हाउस में सिया का हाथ अपने हाथ में लिए किस करने लगता है और धीरे धीरे वह किस करते हुए सिया की गर्दन पर जैसे ही पहुंचता है तभी सिया समीर को अपने से दूर करते हुए, तुमने मुझे यहाँ पर क्या समझ के रखा है, तुम उस आकृति से शादी करोगे और मैं यहाँ बैठकर तुम दोनों की शादी देखूं, तुम ये कैसे सोच सकते हो। यह सब कहते ही, तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी समीर, हाँ डार्लिंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उस आकृति से शादी करने की मेरी मजबूरी है। तभी सिया,
मजबूरी माई फुट। अब और नहीं चलेगा तुम्हारा बहाना। अगर कल तुमने उस आकृति से शादी की तो मैं कल ही उसे हमारी सच्चाई बता दूंगी और फिर मैं और वह दोनों तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे। तब तुम्हें समझ में आएगा। ये सुनते ही समीर के रंग उड़ चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह सिया का हाथ पकड़ते हुए, ठीक है डार्लिंग, मैं वैसे ही करूंगा जैसे तुम कहोगी, क्योंकि मुझे वैसे भी आकृति पसंद नहीं थी। मैं उससे बोर हो चुका हूँ। उसके सामने बार बार मुझे झूठा दिखावा करना पड़ता है। और अब तो तुम खुश हो ना। ये कहते ही अगले पल सिया के होठों में अपने होठ टिका देता है और दोनों एक दूसरे में समाने लगते हैं। दूसरी तरफ ये सारा सीन कोई अपने मोबाइल में शूट कर रहा था। वह अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए, बहुत फायदा उठा लिया है तुमने आकृति का। अब और नहीं। पार्टी में इन सबसे अनजान आकृति अपनी ही दुनिया में मगन थी। लाइफ में उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वह समीर से शादी करे, जो कि अब पूरा होने वाला था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। आकृति सुबह जल्दी उठकर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस चली जाती है, क्योंकि समीर ने उसे कहा था कि अभी वह शादी अनाउंस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे आकृति के काम में इफेक्ट पड़ सकता है। इस वक्त आकृति समीर के कहने पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाती है और वहां जाकर समीर का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी आकृति के फोन पर कोई अननोन नंबर से एक वीडियो भेजता है, जिसे देखकर आकृति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस वक्त उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। वह गुस्से भरी आवाज में, क्यों क्यों किया समीर तुमने ये सब? तुम पर आंख बंद करके विश्वास करती थी। तुमने मुझे कहा, लेकिन एक बार भी मैंने तुम पर शक नहीं किया। कहते ही वह फोन की तरफ देखती है। इस वक्त आकृति के फोन पर समीर और सिया की वीडियो चल रही थी, जिसमें वह दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, जिसे देखकर आकृति पूरे तरीके से टूट चुकी थी। तभी कुछ देर बाद समीर की कॉल आती है। वह धीरे से, आकृति, मेरी मोम की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से आज मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे अपनी मोम के पास रहना है। आकृति को समझ में आ चुका था कि समीर उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताती। तभी समीर, आकृति, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इस वक्त आकृति के पास कोई लफ्ज नहीं थे। वह समीर की बात सुनते ही तुरंत फोन कट कर देती। इस वक्त आकृति की आंखों में बेहद गुस्सा था। वह नफरत भरी आवाज में, तुमने पिछले 10 सालों में मुझे धोखा दिया है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जिस कंपनी को मैंने खड़ा किया है उस कंपनी को बर्बाद करके रख दूंगी। आकृति यही कुछ बोल रही थी कि तभी दूसरी साइड से उसे एक शख्स की आवाज आती है, जो गुस्से से किसी से फोन पर बात कर रहा था कि मुझे कैसे भी करके किसी लड़की का इंतजाम करके दो। मुझे आज के आज और अभी के अभी शादी करनी है। दूसरी तरफ फोन पर, सॉरी सर, जो लड़की आने वाली थी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका है। अब अब इस मोमेंट में कहाँ से लड़की का अरेंज करें? दूसरी तरफ ये सारा माजरा आकृति सुन रही थी। वह बिना देरी किए उस शख्स की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वह शख्स को देखते हुए, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनते उस शख्स के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत आकृति का हाथ पकड़कर रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर चला जाता है और करीब आधे घंटे के अंदर ही दोनों की शादी हो जाती है। इस वक्त आकृति के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को देखते हुए दोनों ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर आते हैं। तभी वह शख्स अपना एक हाथ बढ़ाते हुए, हाय, मेरा नाम रणविजय राठौर है, जो कि तुम्हें पता चल गया होगा। तभी दूसरी तरफ से आकृति अपना एक हाथ बढ़ाते हुए, मेरा नाम आकृति खुराना है। ये सुनते ही रणविजय कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। इस वक्त आकृति को वह गहरी निगाहों से देख रहा था। तभी रणविजय अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए, आज राठौर पैलेस में शानदार पार्टी होनी चाहिए। सबको अनाउंस कर दो कि आज रणविजय राठौर की शादी हो चुकी है। हर मीडिया में खबर जानी चाहिए। तभी मीडिया की बात सुनते ही आकृति, नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी रणविजय जैसे उसकी तरफ देखता है, तभी आकृति, मेरा मतलब है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मेरी और आपकी शादी हुई है, प्लीज इसे अनाउंस मत कीजिए। मुझे कुछ समय चाहिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। इस वक्त रणविजय आकृति की आंखों में देख रहा था और उसकी आंखों में देखकर उसे साफ नजर आ रहा था। आकृति ने शादी सिर्फ और सिर्फ किसी रीजन की वजह से की है। वह रीजन क्या है उसे बिल्कुल मालूम नहीं था। तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, ठीक है, मैं तुम्हें पूरे 2 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तुम्हें लगे कि शादी को खत्म करना है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें इस शादी को अनाउंस करना है तो हम वैसा भी कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों ने शादी किसी न किसी रीजन की वजह से की है और आई होप तुम समझ सकती होगी। जिसे सुनने के बाद आकृति भी रणविजय की बातों पर हामी भर देती है। कुछ देर बाद आकृति रणविजय की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। गाड़ी में बिल्कुल शांति थी, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी रणविजय गाड़ी के मिरर से देखते हुए,
वैसे तुम्हें कहीं जाना है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। अगर नहीं, उसके आगे कुछ बोलने वाला था कि तभी आकृति, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आपकी मेरी शादी हो चुकी है। आप जहाँ मुझे लेकर चलेंगे, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही रणविजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। रणविजय इस वक्त बार बार गाड़ी के मिरर से आकृति की तरफ देख रहा था। तभी वह मन में, मैं कैसे पूछूं कि क्या रीजन था इसका मुझसे शादी करने का। नहीं, मुझे अभी इससे नहीं पूछना चाहिए। पता नहीं क्या सोच बैठे। तभी रणविजय के फोन पर उसके घर से उसकी माँ प्रिया राठौर का कॉल आता है। रणविजय जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से, रणविजय बेटा, कहाँ है तू? तुझे पता है इस वक्त तेरे दादाजी काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर तूने इस बार भी हमारी पसंद की लड़की से शादी ना की तो वह सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर देंगे। प्लीज बेटा, जैसे तेरे दादाजी कह रहे हैं वैसा कर ले। वह भी तेरे भले के लिए कह रहे हैं। आखिर तू कब तक कुंवारा रहेगा? दूसरी तरफ से ये सुनते ही रणविजय, मॉम प्लीज, दादू को समझाइए, शादी कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं है जो जिस भी मर्जी से कर लूं। मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी थी, इसी वजह से मैंने आपको बताया नहीं। ये सुनते ही प्रिया जी, कौन सी लड़की? तभी रणविजय अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए, मॉम मेरी गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। लेकिन आज मैंने उससे शादी कर ली है। रणविजय के मुंह से ये सारी बातें सुनकर आकृति बड़ी बड़ी आंखें करके रणविजय की तरफ देखने लगती है। तभी रणविजय, मॉम, मैं कुछ ही देर में उसे लेकर घर के अंदर एंटर करने वाला हूँ। आपको जो भी अपनी रस्में करनी है आप कर सकती हैं। ये कहते ही वह तुरंत फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ आकृति धीमी वॉइस में, आपने क्या बोला? आपका कहना है कि मैं और आप पिछले 5 सालों में एक रिलेशनशिप में हैं? तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता तुमने क्या मजबूरी की वजह से की है शादी मुझसे, लेकिन हाँ, मैंने शादी मजबूरी में की है। उसकी भी वजह है। जैसा झूठ बोलूंगा तुम्हें वैसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर वालों को ये नहीं बोल सकता कि हम रास्ते में एक दूसरे से मिले हैं और हमने एक ही दिन में शादी कर ली। कोई भी हमारी शादी पर फिर विश्वास नहीं करेगा। ये सुनते ही आकृति गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं और कोई झूठ नहीं बोलूंगी। कुछ देर बाद आकृति गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। उसने जो फैसला लिया था उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला था। तभी आकृति अपने मन में, काश मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। शायद आज मैं इतना बड़ा तुमसे धोखा ना खाती। तुमने मेरी इनोसेंट का फायदा उठाया है। दूसरी तरफ रणविजय गाड़ी के मिरर से आकृति को देखते हुए, ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और कुछ नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी भी प्यार नहीं होगा और इस शादी को करने का मेरा भी बहुत बड़ा रीजन था। हम दोनों दुनिया के लिए पति पत्नी रहेंगे, लेकिन अकेले में हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं होगा। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय आकृति को लेकर जैसे राठौर पैलेस पहुंचता है तो वह तुरंत आकृति का हाथ पकड़ते हुए, हमें कुछ देर के लिए नाटक करना पड़ेगा, यह कहते हुए आकृति के हाथों को कसकर पकड़ लेता है। इस वक्त आकृति को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन उसे मजबूरी में रणविजय का साथ देना पड़ रहा था। दोनों जैसे राठौर पैलेस के अंदर एंटर करते हैं तभी प्रिया जी तुरंत एक आरती का थाल लेते हुए रणविजय और आकृति की तरफ बढ़ती है और कुछ देर बाद उनकी गृह पूजा करवाने के बाद वह दोनों घर के अंदर एंटर होते हैं। इस वक्त आकृति बहुत सहमी हुई थी क्योंकि राठौर पैलेस में सब लोग उसे गहरी निगाहों से देख रहे थे। एक तरफ रणविजय की माँ और बहन थी तो दूसरी तरफ रणविजय के चाचा और चाची भी मौजूद थे। जो घर के नौकर भी थे वह अलग से आकृति को घूरने में लगे थे। सबको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रणविजय कभी भी शादी करेगा, और वह भी अपनी पसंद की लड़की से, क्योंकि सबको पता था कि रणविजय को प्यार से सिर्फ नफरत थी। आज तक तो किसी भी लड़की को वह अपने करीब भी नहीं आने दिया था, तो ये शादी वह कैसे कर लिया। लेकिन इस बात से आकृति बहुत ही ज्यादा सहमी हुई थी। वह धीमी वॉइस में, सब लोग मुझे इतना क्यों घूर रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? ये सुनते ही रणविजय आकृति को अगले ही पल ब्राइडल स्टाइल में उठाकर सीधा अपने कमरे में ले जाता है। इस वक्त आकृति को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रणविजय कुछ ऐसा कर सकता है। ये सब देखकर वह बेहद हैरान थी। तभी आकृति धीमी सी वॉइस में, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। आपने मुझे उठाया क्यों है? तभी रणविजय, इस वजह से क्योंकि सब लोग तुम्हें घूर रहे हैं और अभी तुम इस घर में नई नई आई हो और मैं नहीं चाहता कि तुमसे आते ही कोई सवाल पूछे। ये कहते ही अगले पल रणविजय तेज आवाज में बोलते हुए, डोंट डिस्टर्ब मी एवरीवन, कहते ही वह अगले पल सीधा आकृति को अपने रूम में ले जाता है। इस वक्त आकृति को रूम में उतारते ही आकृति का जो मंगलसूत्र था वह रणविजय की शर्ट से अटक जाता है। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद नजदीक आ जाते हैं। आकृति रणविजय की शर्ट से अपने मंगलसूत्र को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ
लेकिन दूसरी तरफ रणविजय सिर्फ और सिर्फ आकृति के चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। तभी वह आकृति के हाथों के ऊपर से उसे मंगलसूत्र को छुड़ाने में मदद करता है, जिससे आकृति का हाथ और रणविजय का हाथ थोड़ा टच होता है। आकृति कुछ पल यूं ही रणविजय को देखती है। जैसे ही रणविजय मंगलसूत्र छुड़ाता है तो आकृति तुरंत मुड़ती है, तो देखती है कि रूम के हर तरफ रणविजय की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, जिसमें वह दिखने में बेहद हैंडसम लग रहा था। आकृति पूरे रूम को देख रही थी, तभी रणविजय पीछे से कमरे के दरवाजे को बंद करता है, जिसे देखते आकृति, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने दरवाजा क्यों बंद किया? ये सुनते ही रणविजय आकृति की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। आकृति डरते हुए, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? ये शादी हमने फिर आप ये सब क्या कर रहे हैं? यह कहते कहते वह अपने कदम पीछे कर लेती है। इस वक्त आकृति की पीठ अलमीरा के साथ लग जाती है और इस वक्त रणविजय आकृति के साइड में अपना हाथ रखते हुए दूसरी तरफ अलमीरा से अपने कपड़े निकालते हुए, वैसे तुम बहुत ज्यादा सोचने लगी हो, रिलैक्स, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। हम दोनों पति पत्नी हैं और हमें इस कमरे में दोनों को ही रहना पड़ेगा। इसी वजह से आज से तुम भी सबकी आदत डाल लो। ये कहते अगले पल वह अलमीरा से अपने कपड़े निकालकर सीधा वॉशरूम के लिए निकल जाता है। आकृति रणविजय के जाते ही एक लंबी सांस छोड़ते हुए, मैं तो डर गई थी। आकृति आगे कुछ कहने वाली थी, तभी उसके फोन पर समीर की कॉल आनी शुरू हो जाती है। समीर ने इस वक्त उसे बहुत सारे मैसेज किए थे। आकृति का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि वह समीर से बात करे, लेकिन अभी समीर से कोई भी सच्चाई वह नहीं बता सकती थी। वह उससे बदला लेना चाहती थी। इसी वजह से वह समीर का फोन रिसीव करती है तो तुरंत समीर, आकृति कहाँ पर हो? तुम जल्दी से ऑफिस आओ। तुम्हें आज किसी काम से मलेशिया निकलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा वहां पर शूट है। अभी आकृति, समीर तुम खुद हैंडल कर लो, आज नहीं आ पाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उसके पास हूँ, और वैसे भी वह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते ही आकृति तुरंत समीर का कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ समीर ये सुनते ही, इसे क्या हुआ? इसकी अब कौन सी नई फ्रेंड आ गई? और इतने सालों में मैं इसे जैसा कहता था वैसे ही करती थी। आज तक कभी भी कोई चीज की डिमांड नहीं की और ना ही इसने मुझे इनकार किया। शायद हो सकता है कि ये मुझसे गुस्सा हो। कोई बात नहीं, इसका गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। वैसे भी ये मुझे छोड़कर जाएगी कहाँ? पागलों की तरह मुझे चाहती है। ये कहते ही अगले पल सिया केबिन में आती है और वह समीर को हक करते हुए, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने उस आकृति से शादी न करने का फैसला लिया। वह बेहद सही है, लेकिन आगे क्या करने वाले हो? तभी समीर सिया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, वही जो जैसा पहले चल रहा था, मैं आकृति का इस्तेमाल करूंगा। यह कहते ही दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ आकृति, बहुत इस्तेमाल कर लिया है तुमने मेरा, अब मैं तुम्हें अपने आप को इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। आकृति मन में यही सब सोच रही थी कि तभी दूसरी तरफ से रणविजय बाथरोब पहने जैसे वॉशरूम से बाहर निकलता है। तभी आकृति रणविजय को देखकर बेहद हैरान रह जाती है। वह अपनी आंखें नीचे कर लेती है। रणविजय आकृति को यूं देखकर तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। वह आकृति को देखते हुए, क्या हुआ है? तुम जमीन को क्यों देख रही हो इतना? तभी आकृति, कुछ नहीं, यह कहते वह जैसे ही आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसका पांव फिसल जाता है और वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि वह जमीन पर गिर चुकी है, लेकिन इस वक्त रणविजय ने आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। इस वक्त वह आकृति के चेहरे को गौर से देख रहा था। तभी आकृति धीरे से जैसे आंख खोलती है तो देखती है कि इस वक्त रणविजय की बाहों में थी। वह रणविजय से दूर होते हुए, सॉरी, वो मेरा पैर फिसल गया। तभी रणविजय आकृति को जाते देख उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। करीब 1 घंटे के बाद रणविजय ब्लैक कलर का एक कोट पहनकर जैसे तैयार होकर अपने हाथों में एक ब्रांडेड वॉच पहनता है। तभी वह वॉच पहनते हुए आकृति की तरफ देखते हुए, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। तुम्हें अगर कहीं जाना हो तो तुम मुझे बता देना। वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं। तभी आकृति कुछ कहने वाली थी। तभी रणविजय, चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। कहीं पर जाओगी बस मुझे बता देना। घर वाले मुझसे पूछेंगे ना तो मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी रणविजय को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। रणविजय को समझ में आ चुका था कि उसके परिवार वाले उसके कमरे की तरफ आ रहे हैं। वह तुरंत आकृति को कमर से पकड़ते हुए उसको हक कर लेता है। आकृति यह देखकर बेहद हैरान थी। वह धीमी आवाज में, ये क्या कर रहे हैं? तभी अचानक से पीछे से दरवाजा खुलता है। इस वक्त सभी रणविजय और आकृति को एक साथ हक करते हुए देख लेते हैं और वह शर्माने लगते हैं। तभी रणविजय की चाची, जिनका नाम शालिनी राठौर था, वह रणविजय को देखते हुए, भाभी, लड़का तो सच में प्यार में डूबा हुआ है। हमें तो इतने सालों से इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। यह कहते ही सभी हंसने लगती हैं। तभी रणविजय आकृति से दूर होते हुए,
आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी सब लोग कमरे के अंदर एंटर करते हुए, नई नवेली बहू को घर में लाए हो तो तुम सोच रहे हो कि उसे रूम में सिर्फ रखना है क्या? प्रिया जी आगे बढ़ते हुए, आज नई बहू घर में आई है तो कुछ रस्में करनी पड़ेंगी। तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हैं, मॉम, इन सब की क्या जरूरत है? ये सब ओल्ड फैशन हो चुका है। आज की डेट पर ये सब नहीं चलता। तभी दूसरी तरफ से शालिनी जी, जब मैं भी इस घर में आई थी ना, तो मैंने भी इन सारी रस्मों को किया था। इसी वजह से अब आकृति को भी ये सब रस्मों को निभाना पड़ेगा। वैसे भी आकृति तुमसे प्यार करती है ना? जिसे सुनते ही रणविजय और आकृति दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हैं, हाँ चाची, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यह कहते हुए अगले पल आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। तभी रणविजय आकृति के कान में धीरे से, क्या तुम संभाल लोगी? तभी आकृति आंखें झपकाते उसे जवाब दे देती है। कुछ देर बाद रणविजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। रणविजय जैसे ऑफिस पहुंचता है तो उसका मैनेजर किशोर देसाई, तो सर आपका क्या प्लान है? आज तो आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप कहें तो हनीमून की टिकट करवा दूं। तभी रणविजय किशोर की तरफ देखते हुए, मिस्टर देसाई, आप अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए, कुछ ज्यादा ही मेरे पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी तरफ मिस्टर देसाई सर झुकाते हुए, ओके सर। तभी रणविजय, वैसे आपको एक काम करना पड़ेगा, मुझे आकृति खुराना के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आखिर इसका बैकग्राउंड क्या था? मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ पर ये मुझे याद नहीं आ रहा। तभी मिस्टर देसाई, ओके सर, मैं जल्द से जल्द आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे दूंगा। लेकिन आज आपकी एक मीटिंग है, उसी के रिगार्डिंग सारी प्रिपरेशन मैंने कर दी है। स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। रणविजय बिना देरी के मीटिंग रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ इन सबसे अनजान आकृति राठौर पैलेस में सारी रस्मों को पूरा कर रही थी। आज राठौर पैलेस में आकृति को देखकर सब लोग उसकी खूब तारीफें भी कर रहे थे। तभी आकृति की ननद, जिसका नाम पूजा था, वह आकृति को देखते हुए, भाभी अब दिखने में बेहद सुंदर हो, सच में भाई की चॉइस बहुत ही लाजवाब है। ये सुनते ही आकृति थोड़ा मुस्कुराने लगती है। आज सारा दिन राठौर पैलेस में आकृति का दिन ऐसे ही बीता है, लेकिन तभी शाम होते ही आकृति की सास प्रिया जी एक शादी का जोड़ा लेकर आती हैं और आकृति को वह शादी का जोड़ा देते हुए, बहुत इच्छा थी कि अपने बेटे की धूमधाम से शादी करवाऊं, लेकिन रणविजय ने तो कोर्ट मैरिज जाकर शादी कर ली और यह भी कह दिया कि ये शादी अभी अनाउंस वह नहीं करना चाहता। आखिर क्या है रीजन, ये तो मुझे नहीं मालूम। दूसरी तरफ से ये सुनते ही आकृति थोड़ी सहम जाती है। तभी प्रिया जी आकृति के चेहरे को देखते हुए, लेकिन बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम इस घर की नई बहू हो, इसी वजह से ये शादी का मैं जोड़ा लेकर आई हूँ। तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी पूरी रस्म और रीति रिवाज के साथ होगी। मैंने रणविजय का रूम भी पूरा डेकोरेट करवा दिया है और तुम अभी जाकर रेडी हो जाओ। मुझे पता है रणविजय कभी भी इन सब चीजों में ध्यान नहीं देगा, मैं जानती हूँ वो थोड़ा कठोर है, उसे ये सब चीजें ज्यादा एक्सप्रेस करना नहीं आता। आई नो, तुमने रणविजय के साथ ये सारी चीजें फेस तो की ही होगी। ये कहते ही प्रिया जी आकृति के चेहरे की तरफ देखते हैं। तभी आकृति तुरंत अपनी गर्दन हिला देती है। प्रिया जी ये देखते हुए, इसी वजह से तुम्हें ये सब चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। रणविजय 1 घंटे के बाद वापस घर आ जाएगा। ये कहते ही प्रिया जी आकृति को पूजा के साथ उसे रेडी होने के लिए रूम में भेज देती है। आकृति ये सारी चीजों को देखकर बेहद हैरान थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे, क्योंकि उसे पता था कि यह शादी एक मजबूरी की वजह से हुई है। वो वॉशरूम में जाकर तुरंत रणविजय को कॉल लगाना शुरू कर देती है, लेकिन रणविजय कॉल रिसीव नहीं करता। रणविजय से शादी करने के बाद अब आकृति कैसे लेगी समीर से बदला, जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।